नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे अपनी यूनिट 5 समाकलन के अंतर्गत। लास्ट यूनिट है 5 मिनट। उसमें हम चाप की लंबाई और वक्र का नियत समीकरण पढ़ चुके हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो एग्जाम्पल क्वेश्चन हो, वो आपको करवा दिए गए। एग्जाम्पल यदि कोई रह जाता है तो उसको आप देख लेना, एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना है। ओके, हालांकि मैंने सब करा दिया, लेकिन फिर भी यदि तो एग्जाम्पल कोई रह जाता है तो उसको आप देख लेना। ओके, बुक आपके पास होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसी यूनिट का एक टॉपिक है परिक्रमण ठोसों के आयतन। ये चैप्टर नंबर 5 से एक टॉपिक है जो आपकी यूनिट 5 के अंतर्गत है। मतलब परिक्रमण ठोस होंगे, उनके आपको आयतन ज्ञात करने होंगे, एक्स अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष। तो आयतन होंगे क्या, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर उसी के हिसाब से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए नया टॉपिक है परिक्रमण ठोसों के आयतन। शुरू करते हैं। इसमें कुछ टाइप है, उसमें पहला टाइप, पहला प्रकार का देखिए पहला क्या है, ये आपका वक्र y इक्वल टू एफ एक्स। तो जैसे चाप की लंबाइयों के अपन ने मान लिखे थे भिन्न भिन्न प्रकार से, y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू एफ वाई, x इक्वल टू एफ टी, y इक्वल टू एफ टी, r इक्वल टू एफ थीटा, या थीटा इक्वल टू एफ आर। फिर जो आपका प्रतीक समीकरण था पी और आर। तो भिन्न भिन्न तरीके से चाप की लंबाई का मान ज्ञात करना आपको बताया था। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी जो वक्र मिलेंगे वो देखना होगा आपको कि आप उसको y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में सरल करते हो या x इक्वल टू एफ वाई के रूप में सरल करते हो। जो आसान लगेगा उसी से हम कर लेंगे। ओके, तो उसी क्रम में पहला है वो ये वक्र है y इक्वल टू एफ एक्स। पहचान होगा आपको x एक्स एक आपकी x एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये x एक्स द कोऑर्डिनेट ऑफ x बराबर a x बराबर b, ये इसकी कोई लिमिट हो जाएगी x के लिए। ओके, इनके मध्य परिबद्ध का क्षेत्रफल द्वारा x के सापेक्ष जो परिक्रमण ठोस का आयतन होगा वो v इसका सिंबल है। मान क्या होगा, समाकलन a से b। ध्यान से देख लेना, x की लिमिट a से b, ये फिक्स है पाई एक्स स्क्वायर dx। ओके, तो ये आपको इसमें याद रखना ही पड़ेगा कि जो x के सापेक्ष परिक्रमण ठोस का आयतन है वो क्या होगा, समाकलन a से b पाई एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे a से b इसकी कोटियां है, x बराबर b, और ये जो आपका ठोस का आयतन है वो आज किसके सापेक्ष है, x अक्ष के सापेक्ष है। किसके द्वारा, वक्र y इक्वल टू एफ एक्स, x अक्ष तथा कोऑर्डिनेट x बराबर a से x बराबर b के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल द्वारा। ओके, इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा
थोड़ा सा चेंज करना है मात्र आपको। ये देख लीजिए आप, आपके पास हो जाएगा ये वक्र अक्ष इक्वल टू एफ वाई, अक्ष अक्ष की जगह वाई एक्स, कोटिया हो जाएगी वाई की, सी से डी, इनके मध्य परिबद्ध आपका क्षेत्रफल है, इनके द्वारा वाई एक्स के सापेक्ष परिक्रमण ठोस का आयतन क्या होगा, समाकलन सी से डी, आपके पास लिमिट वाई के जाएगी, डी वाई पाई एक्स स्क्वायर की जगह पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, एक बार लिखो, फिर आपको थोड़ा थोड़ा इनमें परिवर्तन करना है और इनकी सहायता से अपन एग्जाम्पल और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए ऐसे कैसे, ये है समाकलन सी से डी, ओके, पाई वाई स्क्वायर डी वाई, पाई एक्स स्क्वायर और पाई वाई स्क्वायर है, ये आप फलन का मान समझ सकते हैं। ओके, शुरू कीजिए आप लोग। ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई, आप सही करोगे, ये पाई है वाई स्क्वायर डी एक्स, ओके, और ये है पाई एक्स स्क्वायर, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, आप इसको सही कर लेना। जो पहले वाला है उसमें होगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, इसमें होगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ओके, इसको सही कर लेना, नोट कर लीजिए। जो आपका वक्र वो क्या हो, प्राचलिक रूप में हो, एक्स का मान है टी, वाई का मान फाई टी, यानी एक्स और वाई का मान है वो दोनों का मान है वो किसी प्राचल टी के पदों में। ठीक है, सिंपल अर्थ में आपको इसको समझना है। तो आपको क्या करना है, अक्ष अक्ष के सापेक्ष परिक्रमण ठोस का आयतन, अपन किसके सापेक्ष ले रहे हैं, अक्ष अक्ष के सापेक्ष ले रहे हैं, तो अक्ष अक्ष के सापेक्ष अपना ये था देखा, ए से बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इतना था, जहां पे जो आपकी कोटियां थी वो अक्ष बराबर 0 से x बराबर 1 पर थी, ओके, और जो आपका फलन था वो था y इक्वल टू एफ एक्स। तो अब इसको देखो चेंज करोगे, आपको अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे जो समीकरण में सूत्र नहीं, तो कहाँ चेंज करोगे, देखिए ये आप जानते हो इसी से करना है, देखिए कैसे, T1 से T2 पाई वाई, जो आपके पास मान दे रखा वाई का वो अप्लाई कर दीजिएगा आप, तो फाई टी का होल स्क्वायर, जो dx है उसको भी आप चेंज करोगे, देखिए dx के साथ लाओगे dt, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो dx को dx बाई dt, ये कैंसिल हो जाएगा, वापस ही आ जाएगा, लेकिन अपने को यहाँ पे देखो ये दो मान है, इनका अप्लाई करना है, तो जो आपको मान दे रखा वाई का वो अप्लाई कर देना आप, और जो x है उसका t के सापेक्ष यहाँ पे, और ये जो मान बचेगा t के सापेक्ष इसका समाकलन हो जाएगा, जो लिमिट है वो किसको जाएंगे, t की हो जाएंगी T1 से T2। तो t का मान है वो T1 है, जब x का मान क्या है a है, और t का मान A2 है। ठीक है, जब x का मान क्या है b है। ओके, तो ये आपको इस तरीके से प्राचलिक रूप में याद करना है। अब यदि बात करें इसके वाई एक्स के सापेक्ष, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाई एक्स वाला अप्लाई हो जाएगा, सी से भी कोई लिमिट, तो इनकी जगह ये मान आ जाएंगे, वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स एक्स वाला मान आ जाएगा। ठीक है, वो जो डी एक्स की जगह डी वाई आएगा, तो डी वाई बाई डी टी, थोड़ा सा चेंज करना है, एक का हो जाएगा दूसरा का भी हो जाएगा, ये आपका तीसरा प्राचलिक रूप में समीकरण। ओके, इसको लिख लीजिए आप।
यदि वक्र है वो क्या हो, r इज इक्वल टू एच थीटा, यानी ध्रुवीय रूप में हो, तो जो परिक्रमण ठोस का आयतन है वो क्या हो जाएगा, अक्ष के सापेक्ष, इसको भी एक से समझ लेना, दूसरे से अपने आप हो जाएगा, ए से बी पाई वाई स्क्वायर dx। अब आपके बार जो आएगा वो थीटा आएगा। अब जानते हो r इज इक्वल टू एफ थीटा लेना, थीटा के सापेक्ष आपकी लंबाई आप देख लीजिए, तो यहाँ पे थीटा आएगा तो लिमिट भी थीटा की आ जाएगी। ये आप जानते हो, संबंध पता होना चाहिए आपको, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये अपने को पता है। इसमें अल्फा बीटा जगह पाई y की जगह आर साइन थीटा, इसको डी थीटा में चेंज करोगे dx बाई डी थीटा डी थीटा, यहाँ से dx बाई डी थीटा का मान अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसको हल कर लेंगे, थीटा के सापेक्ष लिख लेंगे, तो थीटा का मान अल्फा है, कब है जब x का मान एक है, थीटा का मान बीटा है जब x इज इक्वल टू बी है। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करना है, केवल आपको जो पहले वाले हैं वो याद होने चाहिए, x के सापेक्ष और y x के सापेक्ष। उसके बाद में तो ये संबंध है, रूपांतरित करते जाइए, आगे से आगे मान प्राप्त होते चले जाए। ओके, तो पहले वाले हैं x के सापेक्ष y x के सापेक्ष, जब वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू एफ वाई के रूप में हो, तो वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, इसको भी लिखिए आप। अब देखिए ऐसे थोड़ा सा चेंज है, जो अपन ने पहली कंडीशन लिखी है उसकी तरफ देखिए, ये आपका सेम है समीकरण। अब ये अक्ष की बजाय वहां पे अक्ष के सापेक्ष वो परिक्रमण कर रहा था, यहाँ पे क्या है कि अक्ष के बजाय अक्ष के समांतर कोई रेखा y इज इक्वल टू सी। तो ये आपको पता होना चाहिए, देखो कि अक्ष के समांतर कोई रेखा तो उसका समीकरण क्या होगा, ये आपकी अक्ष है, ठीक है, ये y अक्ष, इसके समांतर कोई रेखा, इसका समीकरण क्या होगा, मान लो यहाँ जो यहाँ से आपका पॉइंट 1 है, तो इसका समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, और ये मान लो हाँ जो y एक्स के समांतर कोई रेखा है, ये पॉइंट मान लो 2 है, इसका समीकरण क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। तो x के समांतर कोई रेखा ले रहे हो तो y इज इक्वल टू सी है, वो कोई दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी चीज है, x के समांतर किसी रेखा y इज इक्वल टू सी के सापेक्ष परिक्रमण करता है, तब परिक्रमण ठोस का आयतन चेंज कहाँ पे होगा, देखिए
ये क्या था, समाकलन a से b पाई, ये था अपना वाई स्क्वायर dx। आप देख लीजिए तो जो y है उसकी जगह क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा y माइनस सी का होल स्क्वायर। जहाँ x इक्वल टू a से x इक्वल टू b की एक कोटि है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करना है, यदि अक्ष के सापेक्ष को परिक्रमण न करके अक्ष के समांतर कोई रेखा, तो ये समीकरण आपको पता होता है, ठीक है। यहाँ पे जितना मान हो उसी से आप यहाँ पे ऐसे लिख देना, y को रिप्लेस करना है y माइनस सी से, जहाँ पे अक्ष के समांतर कोई रेखा, उसका समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू सी। ओके, अब इसी प्रकार से क्या लिख दोगे, ये वक्त के लिए लिख दोगे x इज इक्वल टू एफ वाई। अब के बाद वाई एक्स के बजाय वाई एक्स के समांतर किसी रेखा। अब के बाद क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू और कुछ ले लीजिए, x इज इक्वल टू डी ले लीजिए के सापेक्ष परिक्रमण ठोस का है, लेकिन क्या हो जाएगा, सी से डी तो इसकी लिमिट थी, देखिए एल। ओके, कितना हो गया, सी से डी पाई, जो अक्ष है उसकी जगह क्या आ जाएगा, x माइनस एन का होल स्क्वायर, ये डी वन, जहाँ y इक्वल टू सी से y इक्वल टू डी के मध्य कोटि है। तो ये इस तरीके से आपको चेंज करना है। तो ये अपना आज का देखो थोड़ा बेसिक है और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहले जब आपका वक्र y इक्वल टू एफ एक्स है, वो अक्ष के सापेक्ष वो परिक्रमा करता है। फिर जो आपका वक्र x इक्वल टू एफ वाई है, वो y एक्स के सापेक्ष परिक्रमा करता है। ओके, फिर उसका प्राचल्य रूप, ध्रुवीय रूप और अक्ष के सापेक्ष वो परिक्रमा न करके अक्ष और y एक्स के समांतर किसी रेखा उसके सापेक्ष परिक्रमा करता है। तो ठोस का आयतन थोड़ा सा आपको चेंज करना है। ये कंडीशन आपके अच्छे से क्लियर होनी चाहिए सारी, तब जाके एग्जाम्पल क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नोट कीजिए आप इसे। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक नोट लगा के पॉइंट लिखेंगे और उस पॉइंट का बहुत ज़्यादा महत्व है, उससे अपने सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, वो पॉइंट है क्या, ध्यान से आप समझिएगा। यदि जो आपका वक्र है वो किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष सममित है, ठीक है, तो किसी घूर्णन अक्ष मतलब वो अक्ष भी हो सकती है, वो वाई अक्ष भी हो सकती है। ओके, उसके सापेक्ष सममित है। अब सममित का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि अक्ष की बात करें तो उसके ऊपर है ना जितना भाग होगा उतना ही नीचे भाग होगा, उसके अगर दाएं तरफ है ना जितना भाग होगा उतना ही बाईं तरफ होगा। ठीक है, तो सममित का मतलब मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, वो भाग है वो समान रहेंगे, चाहे आप ऊपर नीचे की बात कर लो, चाहे दाएं बाएं की बात कर लीजिए। ठीक है, तो वक्र है
वो किसी गुणन अक्ष के सापेक्ष सममित है, और वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो x अक्ष के सापेक्ष सममित है या वो y अक्ष के सापेक्ष सममित है। आगे देखिए, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस पॉइंट को। तब ठीक सममित वाली बात तो ठीक है, तब वक्र के एक तरफ के क्षेत्रफल द्वारा, एग्जाम्पल के लिए देखिए आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपका दीर्घवृत्त है, ओके। तो ये एक्स और अक्ष और जो वाई एक्स है उनके सापेक्ष सममित है, ठीक है। जितना भाग ऊपर है उतना ही भाग नीचे है, ओके। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके एक तरफ के क्षेत्रफल, एक तरफ मतलब आप ऊपर वाला ले लीजिए, एक तरफ के क्षेत्रफल द्वारा परिकर्मण ठोस, एक तरफ मतलब पी क्यू आर टी, ये ऊपर वाला, ठीक है। इसके द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, इसका मतलब पूरे का आयतन, और किसके द्वारा, पी क्यू आर पी के द्वारा, एक तरफ के क्षेत्रफल के द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन वही होगा, क्या होगा, जो वक्र की दूसरी तरफ के क्षेत्रफल के द्वारा, ये इसका दूसरी तरफ का क्षेत्रफल पी आर एस पी, इसके द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन होगा। यानी सिंपल सी बात ये है कि इसके जो आपका ऊपर वाला क्षेत्रफल है और जो नीचे वाला क्षेत्रफल है, इनके द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन है वो समान होगा। ये पूरा ठोस इसका जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, वो चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए, चाहे आप इससे निकाल लीजिए, ओके। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, देखो पूर्ण क्षेत्रफल द्वारा, पूर्ण क्षेत्र मतलब ये पूरा समझ सकते हो, इसके द्वारा जो परिक्रमण ठोस का आयतन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वक्र के एक तरफ के क्षेत्रफल द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। चाहे तो आप जो ऊपर वाले क्षेत्र से जो परिवहन ठोस का आयतन है वो ज्ञात कर लीजिए, चाहे नीचे वाले से ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। इसके द्वारा जो परिक्रमण ठोस का आयतन होगा वो क्या होगा, वही होगा जो इसके द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन होगा। मतलब यदि आप समझिए इसके द्वारा यदि परिक्रमण ठोस का आयतन, ये आपका ऊपर वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसके द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन है, तो जैसे ये आ रहा है 8 पाई a स्क्वायर, इस तरीके से, तो इसके द्वारा भी क्या आएगा, 8 पाई a स्क्वायर ही आएगा। तो आपका पूर्ण क्षेत्रफल द्वारा होगा क्या, परिक्रमण ठोस का आयतन, वो वक्र के एक तरफ के क्षेत्रफल द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
जो परिक्रमण ठोस का आयतन है वो सेम होगा। अगर इसके द्वारा ज्ञात करते हो तो ध्यान रखें, जो आपका परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात हो रहा है वो आयतन ज्ञात हो रहा है पूरे का। ज्ञात हो रहा है किसके द्वारा? ये एक तरफ के द्वारा ज्ञात हो रहा है। तो एक तरफ का ज्ञात करोगे, एक तरफ के क्षेत्रफल के द्वारा पूर्ण जो आपका परिक्रमण ठोस का आयतन है वो वही होगा जो इसके दूसरी तरफ के क्षेत्रफल द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। जो परिक्रमण ठोस का आयतन है वो कंप्लीट होगा, इसका पूरे का होगा, वो चाहे इसके द्वारा हो चाहे इसके द्वारा हो। ठीक है, तो अपने को ज्ञात करना है इसके पूर्ण क्षेत्रफल द्वारा, तो ये होगा क्या? परिक्रमण ठोस के द्वारा इसके एक तरफ के क्षेत्रफल द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। यानी आपको दोनों से ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, इसके द्वारा ज्ञात कर लोगे वही इसके द्वारा होगा। ठीक है, और आएगा क्या? वो पूरा आएगा परिक्रमण ठोस का आयतन, तो पूरा आएगा। और वो इसके द्वारा ज्ञात कर लो चाहे इसके द्वारा ज्ञात कर लो, बात तो एक ही है, तो अपन एक से ज्ञात कर लेंगे, दोनों से क्यों ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को ऐसे कैसे नोट कर लीजिए। इस डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ये आप ऐसे कैसे नोट कर रहे हो? अब एक पॉइंट तो हो गया, देखा आप लोग। ये आपका बिंदु था और आपने बोल दिया कि इसका पूरे का परिक्रमण ठोस का आयतन वही होगा जो इसके एक तरफ के क्षेत्रफल के द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन होगा। ये अपना पहला पॉइंट। अब इसके साथ एक पॉइंट और है, उसको देखिए आप। अब की बार क्या अंतर है कि जो आपका वक्र है वो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष सममित ना होकर घूर्णन अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, वो सममित होगा। तो अपने बता दिया क्या कंडीशन होगी। अब क्या कह रहे हैं, जो वक्र है वो किसी न रेखा के सापेक्ष सममित है, किसी सरल रेखा के सापेक्ष वो क्या है, सममित है। तब तथा वक्र है वो दूसरी रेखा यानी जिस रेखा के सापेक्ष सममित है, इसके अलावा जो दूसरी रेखा है वो ये दूसरी रेखा क्या होगी, पहली रेखा के लंबवत होगी। इसके सापेक्ष परिक्रमण करता है वो वक्र। एक रेखा के सापेक्ष तो सममित है, दूसरी रेखा के सापेक्ष परिक्रमण करता है, तब परिक्रमण ठोस का आयतन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अपने को परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात करना है। ये क्या होगा, ये मान लेते हैं कि इसके ऊपर वाले का जो क्षेत्र है उसके द्वारा परिक्रमण ठोस के आयतन के बराबर होगा। तो पहला पॉइंट अपन ने लिखा है, इसको दूसरा पॉइंट दे देना, इससे पहले वाले को पहला पॉइंट दे देना। ठीक है, तो अब अपने को ये ज्ञात करना है। और ये आप देख सकते हो ये जो रेखा है सह रेखा, इसके सापेक्ष ये सममित है। कौन सा, ऊपर वाला क्षेत्र है कि नहीं है, ये जितना इधर है उतना ही इधर है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि वक्र वो किसी रेखा के सापेक्ष सममित है। तो यहाँ पे कौन सी रेखा के सापेक्ष सममित है, वाई एक्स है उसके सापेक्ष सममित है। तथा दूसरी रेखा मतलब ये पहली रेखा, दूसरी रेखा ये हो जाएगी, ये पहली रेखा, इसके ये लंबवत है कि नहीं, लंबवत है। ठीक है, के सापेक्ष परिक्रमा करता है। तो दूसरी रेखा ये अक्ष के सापेक्ष तो परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, परिक्रमा कर रहा है, तब परिक्रमण ठोस का आयतन।
क्या होगा देखिए, इसका मान होगा 2 इंटू पहली रेखा के सापेक्ष परिक्रमण ठोस का आयतन। जो परिक्रमण ठोस का आयतन मतलब पूरे का आपको ये पहली रेखा के सापेक्ष ज्ञात कर लेना है, इसके सापेक्ष, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, थोड़ा सा आप इसको लिखिए, एग्जाम्पल करते हैं उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी आपको इतना देखना है कि जब घूर्णन के सापेक्ष सममित है तो जो पूरा परिक्रमण ठोस का आयतन होगा वो किसी एक घन क्षेत्रफल के द्वारा जो परिक्रमण ठोस का आयतन होगा उसके बराबर होगा। तो आप चाहे तो ऊपर वाला ज्ञात कर लीजिए, नीचे वाला। अब यदि आप जो ऊपर वाले की बात करते हो क्षेत्र की, तो वो किसी अन्य रेखा के सापेक्ष क्या होगा, सममित होगा, और वो दूसरी रेखा के सापेक्ष ना परिक्रमण करेगा, ये लंबवत होगी। तो जो इसका आयतन होगा वो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, पहली रेखा के सापेक्ष परिक्रमण ठोस के आयतन को, ये ज्ञात कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, लिखिए आप इसको। ये अपना पहला एग्जाम्पल है आयतन के ऊपर। इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझ लेना, इसके माध्यम से जो अपने पॉइंट लिखे हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो थ्योरी के रूप में इसको पढ़ना अलग बात है, और जब एग्जाम्पल समझोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसको काम में ना किस तरीके से लिया गया। ओके, देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण आपको बता दिया है और इसमें दिया भी गया है। ये समीकरण है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को अक्ष अक्ष के सापेक्ष, कौन सी अक्ष के सापेक्ष, अक्ष अक्ष, तो मतलब यहाँ पे घूर्णन अक्ष कौन सी है, अक्ष अक्ष है। ठीक है, ये सापेक्ष घुमाने से चलित ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। देखिए ये अपना दीर्घवृत्त है पी क्यू आर एस टी, इसका अपने को आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी बात। जो ये इसको बोलते हैं इसके दीर्घअक्ष, इसको बोलते हैं लघुअक्ष। पी ओ आर है, इसको दीर्घअक्ष बोलते हैं, क्यू ओ एस है, इसको लघुअक्ष बोलते हैं। ठीक है, और जो इसके निर्देशांक है वो ये 0 जाएंगे, ये आपके एक्स अक्ष, तो जो एक्स अक्ष पे y का मान 0, y का मान 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, एक्स का मान प्लस माइनस a, प्लस का ये इधर आ जाएगा, माइनस का ये इधर आ जाएगा। तो ये निर्देशांक है, आपका पढ़ा हुआ होगा। इसी प्रकार ये क्या है 0 माइनस b 0, तो ये के निर्देशांक हो जाएंगे पी क्यू आर एस की, ओ मूल बिंदु। अब अपना जो क्वेश्चन क्या है कि अपने को इस दीर्घवृत्त का जो आयतन है वो ज्ञात करना है। ठीक है, वो होगा क्या, देखो अक्ष अक्ष यानी घूर्णन अक्ष, अभी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, सममित है। तो जो इस दीर्घवृत्त का आयतन होगा वो क्षेत्रफल कौन सा, पी क्यू आर ओ पी,
इसके द्वारा जो परिक्रमण ठोस का आयतन होगा इसके बराबर होगा। सबसे पहली बात, ओके, देखिए लिखते हैं ये देख बड़ा का समीकरण x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, इसके अलावा अब देखिए जो अपन ने नोट लगाए पॉइंट जो कहते हैं उन्हीं को लिखेंगे। तो इतना लिख दोगे आराम से। दीर्घवृत्त घूर्णन अक्ष अर्थात अक्ष के सापेक्ष क्या है, सममित है। तब तो ये अपन ने जो नोट लगाई पहला पॉइंट लिखा था वही है, घूर्णन अक्ष अर्थात अक्ष के सापेक्ष सममित है। तब दीर्घवृत्त कौन सा, पी क्यू आर एस पी, मतलब ये कंप्लीट का आयतन, इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। ये क्या होगा, वही होगा। अब इसका एक तरफ का क्षेत्रफल ले लीजिए, चाहे ऊपर वाला रहेगा चाहे नीचे रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले के द्वारा जो परिक्रमण ठोस का आयतन है वो वही होगा जो नीचे वाले के द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन है। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है इसका आयतन बोलेगा, वो इसके एक तरफ के क्षेत्रफल के द्वारा परिबद्ध आयतन हो जाएगा। तो वो अपन ने ले लिया क्षेत्रफल पी क्यू आर ओ पी के द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। ठीक है, उसका ऊपर वाले का आयतन ज्ञात करते हैं, क्या हो जाएगा, पूरे का परिक्रमण ठोस का आयतन। उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। ये आकृति इसी की है। आकृति कब है, जब ये अक्ष के सापेक्ष परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, तब को ये दर्शाएगा इस तरीके से। ओके, इस तरीके से अक्ष के सापेक्ष है, इस तरीके से। ओके, तो इसको आप थोड़ा देख लेना। अब ये इसका पहला पॉइंट है। अब इसका दूसरा पॉइंट लिखते हैं, यानी अगर आपको इसका पूरे का आयतन ज्ञात करना है तो आपको इस क्षेत्रफल द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे से है, वह जुड़ी हुई कड़ियां हैं, इनको आपको जोड़ना है। ओके, शुरू कीजिए आप। तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया। अब अपने को ज्ञात करना है जो ऊपर वाला क्षेत्रफल है, यानी पी क्यू आर ओ पी। ठीक है, इसके द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन वो क्या होगा, देखिए वाई एक्स यानी जो आपकी घूर्णन अक्ष है इसके लंबवत। ओके, जो आपका वक्र है वो
वाई एक्स के सापेक्ष भी सममित है। आप देख सकते हो कि जितना भाग इधर है उतना ही भाग इधर है। वाई एक्स के सापेक्ष भी सममित है और अब की बार ये एक सरल रेखा के द्वारा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, तब क्षेत्रफल पी क्यू आर ओ पी द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन आपको ज्ञात करना है। ये किसके बराबर हो जाएगा, यदि इसकी बात करें तो इसके 2 गुने के बराबर हो जाएगा। ये आपका दूसरा पॉइंट है जो नोट लगा के लिखवाया है। तो अब इसका मान अपने को ज्ञात करना है, क्योंकि इसका मान इसका दीर्घवृत्त और जो आपका दीर्घवृत्त है इसके द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन होगा वो क्या होगा, इस क्षेत्रफल के द्वारा परिक्रमण ठोस के द्वारा आयतन होगा उसके बराबर। और इसका मान किसके बराबर होगा, जो पी क्यू ओ पी है उसके द्वारा जो परिक्रमण ठोस का आयतन होगा उसके 2 गुणे के बराबर होगा। तो जो अपने 2 पॉइंट लिखे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसको भी आप थोड़ा ऐसे लिख लेना, ऐसे लिखना थोड़ा सा ठीक रहेगी लैंग्वेज कि दीर्घवृत्त है पी क्यू आर एस के द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन वही होगा जो क्षेत्रफल पी क्यू आर ओ के द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें और ऐड कर लेना। अब अपने को इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा, मतलब इसके द्वारा चाहे इसके द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। ओके, 2 प्रोसेस आपको इसमें अपनानी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, बात करते हैं इस नक्षत्रफल की। क्षेत्रफल पी क्यू ओ पी के लिए इसमें चाप आपको पी क्यू दिखाई दे रही होगी, तो अपने पहले वाला काम में आ जाएगा। देखिए चाप पी क्यू के लिए जो अक्ष का मान होगा कहां से कहां तक हो जाएगा, अक्ष बराबर 0 से अक्ष बराबर a। ओके, और इसके अलावा तो जो आपका फलन का मान है वो कौन सा आएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो उसको और देख लेते हैं। समीकरण 1 था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से मान ज्ञात करोगे y का, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से मान ज्ञात हो जाएगा y का, y इज इक्वल टू एफ एक्स। देख लीजिए ये अक्ष की कोटि है, अक्ष के सापेक्ष ना ये परिक्रमा करता है। पहली कंडीशन की जो आपकी लैंग्वेज है वही अप्लाई हो रही है। ये आपका वक्र y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये अक्ष की कोटियां और अक्ष के सापेक्ष क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। तो परिक्रमण ठोस का आयतन आ जाएगा किसके लिए, क्षेत्रफल पी क्यू ओ पी के लिए। उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा, मतलब पूरे दीर्घवृत्त के लिए आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए।
तो जो वाई स्क्वायर है उसका मान कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इंटू 1 - x² अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो, देखो जो आपको मैंने आज कंडीशन लिखाई है उनमें से कौन सी कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। सारी स्थितियां आपके सामने है, y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में है, अक्ष के सापेक्ष परिक्रमा कह रहा है, ये दे रखा आपको क्वेश्चन में। इसके अलावा कोटियां भी अक्ष की दी गई है। ठीक है, कितना आ जाएगा देखिए, ये था क्षेत्रफल पी क्यू ओ पी। ठीक है, इसके द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन क्या होगा, समाकलन एक्स की कोटियां 0 से ए, ये ऐसे कैसे पाई वाई स्क्वायर डीएक्स। इसमें मान रख दीजिए वाई स्क्वायर का जो आपको दिया गया है, बी स्क्वायर इंटू 1 - x² अपॉन ए स्क्वायर डीएक्स। इसके आगे खाली आपको समाकलन आना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाहर, ये स्क्वायर एलसीएम में आ जाएगा, ये भी बाहर, मान कितना आएगा, ये देखिए बी स्क्वायर पाई बाहर, यहाँ से एलसीएम ए स्क्वायर बाहर, समाकलन 0 से ए क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। एक्स के सापेक्ष इसका आप आसानी से समाकलन कर सकते हो। ए स्क्वायर का समाकलन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का x³ 3, ये लिमिट 0 से ए। जो एक्स है उसकी जगह ऊपर वाली लिमिट रखोगे और नीचे वाला रखोगे 0। ए स्क्वायर इंटू ए माइनस a³ 3। a³ माइनस a³ 3, ये हो जाएगा 3a³ माइनस a³ 2a³ 3। कितना आ जाएगा, ये 2a³ 3, ये स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर कैंसिल, a³ से ए बच जाएगा, मान क्या आया, ये आ जाएगा 2πab²/3। ये क्या आया, ये क्षेत्रफल पी क्यू ओ पी द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा क्षेत्रफल पी क्यू आर ओ पी द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, और वही क्या हो जाएगा, दीर्घवृत्त द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। ओके, लिख लीजिए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये क्षेत्रफल पी क्यू आर ओ पी द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन, ये कितना हो जाएगा 4πab²/3, और ये आयतन क्या होगा, दीर्घवृत्त द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन।
दीर्घवृत्त पी क्यू आर एस पी द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन कितना हो जाएगा 4 पाई ए बी स्क्वायर बाई 3। ये और ये समान होंगे, इसका मान है वो इसके 2 गुणे के बराबर होगा। ये क्या है पी क्यू ओ पी द्वारा परिक्रमण ठोस का आयतन। 2 चीज अच्छे से समझ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको पूरा कर लीजिएगा। पहली क्लास है, थोड़े डाउट तो आए होंगे, लेकिन आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। एक बार ये क्लियर हो जाएगा, आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आयतन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे चाप की लंबाई के हुए हैं उसी हिसाब से इसके हो जाएंगे। ओके, पहली क्लास है, 1-2 बार इसको ध्यान से पढ़ना। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।